बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान अरसलान असलम आपको अपने चैनल दिलचस्प तारीख़ में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, महमूद ने अपने भाई के साथ जंग के बाद भी अच्छा सलूक किया। इस ज़माने में तख्त के वारसों और हरीफों को कत्ल करना बहुत मामूली सी बात समझी जाती थी। इस्माइल ने न सिर्फ इसकी पेशकश को दोबारा ठुकराया था बल्कि इसके साथ जंग भी लड़ी थी, जिसमें अगरचे कम ही सही लेकिन महमूद का भी नुकसान हुआ था। इसलिए वो अगर उसे कत्ल कर देता तो उसे कोई कुछ न कह सकता, लेकिन महमूद ने उसे कत्ल नहीं किया बल्कि इस्माइल को कैद करके जरजान भिजवा दिया। वो अपने भाई के खून से अपने हाथ रंगने को तैयार न था। दोस्तों, नसर इसका भाई था और इसने महमूद का साथ दिया था, इसलिए महमूद ने नसर को निशापुर की अफवाज का अफसर आला बना दिया और ख़ुद बल्ख में अमीर सबकतगीन के तख्त पर मुतमक्कन हुआ। अब इसका कोई हरीफ ना था। ये 388 हिजरी का सन था। दोस्तों, महमूद गज़नवी की उम्र 30 बरस थी जब वह बल्ख के तख्त पर बैठा। अगरचे इस उम्र के हुक्मरान को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन महमूद गज़नवी यकीनन दूसरे हुक्मरानों से बहुत मुख्तलिफ था। इसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई थी और इसे मैदान जंग और हुक्मरानी दोनों का भरपूर तजर्बा था। अगरचे वक्ती तकाज़ों की वजह से अपनी मौत के वक़्त सबकतगीन ने इस्माइल को अपना जानशीन बनाया था, इसके बावजूद जब महमूद ने इसके हक़ को ललकारा तो इसके अजीज़ों और करीबी रिश्तेदारों ने इसका साथ दिया और उमरा ने भी इससे बगावत नहीं की। अवाम ने भी किसी रद्दअमल का इजहार नहीं किया। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह यह थी कि इस्माइल ने अपने वालिद अमीर सबकतगीन के साथ कभी मार्कों में हिस्सा लिया था, ना कोई बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इसके बरक्स महमूद कई मार्कों में हिस्सा लेकर अपने आप को मर्द मैदान साबित कर चुका था। इसके बाद खरासान के नज़्म नस्क को बेहतर करके इसने लोगों को बहुत अच्छा तासुर दिया था। क्या अवाम, क्या उमरा सब ये समझते थे कि अमीर सबकतगीन की औलाद में से सिर्फ महमूद ही एक ऐसा फ़र्द है जो इस काबिल है कि अपने बाप की सल्तनत को मजबूत और मुस्तहकम बना सके और इसे हर तरह के ख़तरों से महफूज रख सके। इसलिए उमरा ने इसका इंतखाब किया था। आने वाले दौर ने साबित कर दिया कि वाकई महमूद हकीकी मानों में तख्त व ताज का वारिस था और इसका इंतखाब गलत नहीं था, बल्कि यही सही इंतखाब था। दोस्तों, महमूद ने तख्त नशीन होते ही इन तवक्कुआत को पूरा करना शुरू कर दिया जो इसके साथ वाबस्ता की गई थी। महमूद बड़ा मर्दम शनास और साहिब बसीरत था। इसने तख्त नशीनी के बाद जिन अरकान सल्तनत का इंतखाब किया वो बेहद मौजूद है। उसे सब ने सराहा और इससे भी आम तौर पर यह समझा गया कि सल्तनत गज़नी पर तरक्की करेगी और उसे वसअत हासिल होगी। दोस्तों, महमूद गज़नवी का इंतखाब, इसका तख्त नशीन होना और इसने जिन अरकान सल्तनत को इंतखाब किया, ये सब उस उम्र की पेशगोई कर रहे थे कि गज़नी का मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक और शानदार है। दोस्तों, गज़नी की सल्तनत की तारीख़ बहुत मुख्तसर थी। 351 हिजरी में अल्पतगीन ने इसे कायम किया और 15 साल तक वह खुद हुक्मरानी करता रहा। इसके बाद 1.5-2 बरस का ज़माना अबू इसहाक़ का दौर इक़्तिदार था। अबू इसहाक़ की मौत के बाद अमीर सबकतगीन ने तख्त संभाला, जिसने 21 बरस तक हुकूमत की। यूँ जब महमूद गज़नवी सल्तनत का हुक्मरान बना तो इस सल्तनत की उम्र 38 बरस या 39 बरस से ज़्यादा न थी। 388 हिजरी में महमूद गज़नवी सरबराह तख्त हुआ तो गज़नी सल्तनत को ऐसा अरूज हासिल हुआ जो इससे पहले और इसके बाद कभी ना हो सका। ना सिर्फ फतूहात का एक शानदार दौर शुरू हुआ बल्कि इल्म व फ़नून में भी ऐसी तरक्की हुई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, हिंदुस्तान का रुख करने से पहले महमूद गज़नवी ने तख्त व ताज संभाल कर अपनी हुकूमत की बुनियादें मजबूत करने की तरफ तवज्जो देनी शुरू की। एक बालिग नज़र और दूर रस फहम रखने वाले हुक्मरान की हैसियत से इसने इन इलाकों पर कब्ज़े करने का प्रोग्राम बनाया जो इसके इक़्तिदार और सल्तनत गज़नी के लिए किसी वक्त नुकसानदेह साबित हो सकते थे। नूह बिन मंसूर की मदद महमूद गज़नवी और अमीर सबकतगीन ने की थी, जिससे खुश होकर नूह बिन मंसूर ने खरासान की हुकूमत महमूद को दे दी थी। ये दरअसल इसकी खिदमत का इनाम था। लेकिन जब महमूद बल्ख और गज़नी का हुक्मरान हुआ तो जाने नूह बिन मंसूर को क्या सूझी कि इसने इनाम में दी हुई ये सल्तनत महमूद से लेकर वहाँ बख्तोज़न को खरासान का अमीर उल उमरा बना दिया। सुल्तान महमूद को इसका ये फ़ैसला बहुत बुरा लगा। ये गोया इसकी खिदमत को झुटलाने के मुतरादिफ था। उसने इस सिलसिले में नूह बिन मंसूर से शिकायत की तो जवाब मिला कि बल्ख और हरात में इसकी इमारत को सामानी दरबार मुसल्लम समझा जाता है, ताहम बख्तोज़न एक पुराना नमक खार है, इसलिए अब उसे जवाब नहीं दिया जा सकता। रिवायत है कि महमूद गज़नी ने अबुल हसन हमदी के हाथ नूह बिन मंसूर को कीमती तोहफ़े भी रवाना किए थे और ये दरख्वास्त भी की थी कि दरबार समानिया से हमारा रिश्ता बहुत मुखलसाना है। अगरचे इन जज़ियात से इस रिश्ते पर असर नहीं होगा, ताहम अमीर नूह बिन मंसूर को मेरे और मेरे वालिद गिरामी के हुकूक को पेश नज़र रखना चाहिए, बल्कि शफ़क़त का सिलसिला जारी रखने में इस रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहिए। नूह बिन मंसूर के रवैये की कोई माकूल वजह समझ में नहीं आती। उसने इस ख़त का जवाब न दिया और कासिद को भी नाम कराम का लालच देकर रोक लिया। इस दौरान में एक और वैसा वाक़या भी पेश आया जिसने हालात को खासा नाखुशगवार बना दिया। कहा जाता है कि किसी ज़रूरी काम की वजह से महमूद को इन्हीं दिनों निशापुर का सफ़र करना पड़ा। महमूद के इस सफ़र का मतलब बख्तोज़न ने कुछ गलत अंदाज में लिया। वो ये समझा कि महमूद शायद इस पर हमला करने आ रहा है। वो खुद मुकाबले की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए खरासान से भागा
اور سیدھا نوح بن منصور کے پاس پہنچا اور اسے یہ غلط اطلاع دی کہ محمود اس پر حملہ کرنے آیا تھا۔ محمود غزنوی کے کردار اور شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اس واقعے سے اس کے کردار کا ایک ایسا پہلو سامنے آتا ہے جس سے اس کی شخصیت نمایاں اور ممتاز ہو کر سامنے آتی ہے۔ اس کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فتوحات کا دل دادا تھا اور اس سلسلے میں کسی کا لحاظ نہ رکھتا تھا، اس کی مکمل نفی ہوتی ہے۔ امیر نوح بن منصور کو جب بختوزن نے یہ اطلاع دی تو اس نے اس پر فوراً یقین کر لیا۔ وہ بہت مشتعل ہوا۔ اس نے محمود کو گستاخ قرار دے کر اس کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، فوجوں کو تیاری کا حکم دیا اور پھر خود فوج لے کر وہ خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ واقعات اور حالات بتاتے ہیں دوستو، سلطان محمود غزنوی کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا کہ وہ خراسان پر زبردستی قبضہ کرے۔ محمود کو نوح بن منصور کی یلغار کا علم ہوا تو نوح بن منصور اس وقت تک سرخس تک پہنچ چکا تھا۔ محمود غزنوی یقیناً بے حد حیران ہوا اور یقیناً سے نوح بن منصور کے رویے پر غصہ بھی آیا ہوگا، لیکن اس نے بڑے تحمل سے کام لیا۔ دراصل اسے یہ لحاظ تھا کہ نوح بن منصور اس کے والد گرامی امیر سبکتگین کا آقا رہ چکا ہے۔ محمود غزنوی اس لحاظ اور تحمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ نوح بن منصور کی طاقت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اگر وہ طاقتور ہوتا تو پھر امیر فائق کے مقابلے میں امیر سبکتگین اور محمود غزنوی کی ہی مدد کیوں لیتا؟ اس کے مخالف امیر فائق کو محمود غزنوی نے زبردست شکست دی تھی، جس کے صلے میں محمود کو یہ علاقہ بھی انعام میں دیا گیا تھا اور خطابات و اعزازات بھی دیے تھے۔ اس وقت بھی جب نوح بن منصور سے لڑنے کے لیے طیش اور غضب کا شکار ہو کر چلا آیا تھا، وہ محمود غزنوی کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ محمود غزنوی اگر چاہتا تو لڑائی میں سے شکست فاش دے سکتا تھا، لیکن اس نے صلح کر لی اور چلا آیا۔ یہاں نوح بن منصور کے انجام کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس نے محمود غزنوی سے بدعہدی کی تھی، یوں وہ محمود غزنوی کی حمایت اور طاقت سے محروم ہو گیا۔ اس صلح کے بعد جب وہ بخارا کی طرف واپس جا رہا تھا تو بختوزن اور نوح بن منصور کے پرانے دشمن فائق نے سازش کی اور اس سازش کے نتیجے میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی گئیں۔ اس کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو اس کی جگہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ محمود غزنوی کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے نوح بن منصور کی بدعہدی کو دل سے نکال دیا اور پرانے رشتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے لشکر کا رخ مرو کی طرف کیا۔ وہ بختوزن اور فائق سے نمٹنا چاہتا تھا۔ بختوزن اور فائق کو اطلاع ملی تو انہوں نے بھی مقابلے کی پوری تیاری شروع کر دی۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، نتیجہ محمود کے حق میں نکلا۔ دوستو، فائق نے عبد المالک کو اپنے ساتھ لیا اور بخارا بھاگ گیا۔ بختوزن نیشا پور چلا گیا اور وہاں وہ محمود غزنوی سے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ تاریخ عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے دوستو۔ انسان کی تقدیر کے سامنے کوئی چیز بھی طاقتور نہیں ہوتی۔ امیر فائق محمود غزنوی سے مقابلے کے لیے فوج بھرتی کر رہا تھا، تیاریوں میں مصروف تھا کہ اچانک قدرت الہی سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کی فوری بعد کاشگر کے حاکم ایلک خان نے بخارا کا رخ کیا۔ محمود غزنوی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور خراسان کا وہ علاقہ جو نوح بن منصور نے اسے انعام میں دیا تھا پھر واپس لے لیا، اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب خراسان سلطنت غزنی کا حصہ تھا۔ یوں سلطنت غزنی کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ دوستو، محمود غزنوی کا دبدبہ اب مستحکم ہو رہا تھا۔ چاروں طرف اس کی طاقت کا رعب پھیل رہا تھا۔ قرب و جوار کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اس سے خوف کھانے لگی تھیں۔ اسی دور کے رواج کے مطابق ضروری تھا کہ خلیفہ المسلمین اسے بادشاہی اور حکمرانی کا پروانہ عطا کرے۔ محمود غزنوی نے بھی اپنی حکومت اور سلطنت کی توسیع کے لیے اپنا سفیر بغداد بھیجا، تو خلیفہ القادر باللہ کے لیے شاندار تحائف اور خلت لے کر گیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین القادر باللہ نے بھی جواب میں خلت بھیجا اور سلطان محمود غزنوی کی عمارت کا فرمان بھی جاری کر دیا۔ دوستو، 390 ہجری وہ سن ہے جب محمود غزنوی نے ہرات پر قبضہ کیا اور سیستان کے حکمران خلف بن احمد کو اپنا خراج گزار بنا لیا۔ یقیناً محمود غزنوی ہر حکمران اور فاتح کی طرح اپنی سلطنت کی وسعت کا خواہاں تھا، تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے امور میں اس نے پہل کرنے کی کوشش نہ کی۔ محمود غزنوی کی سامانی حکومت کا جو علاقہ ملا تھا وہ دریائے جیہوں تک تھا۔ دوسری طرف ماورن نہر میں خان قابض تھے۔ یہ علاقہ اس سے پہلے سامانی حکومت کے ماتحت تھا۔ سامانی حکومت کے خاتمے پر کاشگر کے حکمران ایلک خان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ محمود غزنوی نے اس سلسلے میں کسی قسم کی چھیڑ خانی نہیں کی، بلکہ اس نے ایلک خان کو تحائف روانہ کیے تاکہ دوستی استوار ہو سکے۔ دوستو، ایلک خان والی کاشگر نے خود چھیڑ خانی کا آغاز کیا اور حیرت ہوتی ہے کہ اس نے ایسا کس موقع پر کیا اور کتنے اہم رشتوں کو نظر انداز کر کے کیا۔ محمود غزنوی نے امام ابو طیب سہل بن سلیمان کو تحائف دے کر ایلک خان کے پاس بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تحائف اتنے قیمتی تھے کہ ایلک خان کے درباری نے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے دلوں پر سلطان محمود غزنوی کی شوکت اور دولت کا بے حد اثر ہوا۔ ایلک خان بھی محمود کے تحائف سے بے حد متاثر ہوا۔ تعلقات بڑھے اور پھر یوں آ کہ ایلک خان نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان محمود غزنوی سے کر دی۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس کی نزاکت اور مضبوطی کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں کسی قسم کے اختلافات پیدا نہیں ہونے چاہیے تھے۔ خاص طور پر ایلک خان کو تو بالکل زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ کوئی شرکت کرے۔ ایلک خان کے امراء کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ایلک خان کو ورگلانا شروع کر دیا کہ خراسان پر قبضہ کر لے۔ ایلک خان سمجھدار انسان تھا، لیکن اس نازک رشتے کو بھلا کر خراسان پر قبضہ کرنے کے لیے چل کھڑا ہوا۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی اس وقت ملتان کی بغاوت ختم کرنے کے بعد آنند پال سے نمٹنے کی تیاری کر رہا تھا کہ حاکم ہرات کا ایلچی پہنچا، جس نے اسے ایلک خان کے ارادوں کی اطلاع پہنچائی۔ محمود غزنوی نے یہ مہم چھوڑی اور تیزی کے ساتھ غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔
दोस्तों अहल खान के दो सरदार बड़े लश्कर के साथ खरासान और बल्ख पर चढ़ाई के इरादे से बढ़ रहे थे। हरात में महमूद गजनवी का गवर्नर अगरचे गजनी की हिफाजत के लिए पहुंच चुका था, लेकिन इसमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि इस लश्कर से टक्कर ले सकता। इसने बड़ी समझदारी का सबूत देते हुए गजनी के कुछ उमरा और मुअज़्ज़िज़ीन को सुलह सफ़ाई की बातचीत करने के लिए भेजा हुआ था कि अहल खानी लश्कर महमूद गजनवी की आमद तक हमला न कर पाए। महमूद गजनवी आंधी और तूफ़ान की तरह पहुंचा। गजनी में दम लेकर इसने अपनी फ़ौज तरतीब दी और बल्ख रवाना हो गया। अहल खान चाहता तो अब भी मामले को संवार सकता था, लेकिन वो बहकावे में आकर अब भी मुकाबले के लिए खड़ा था। महमूद गजनवी की तैयारियों की खबर पाकर इसने खान शाह चीन से मदद तलब की, जो 5000 फ़ौज लेकर फ़ौरन इसकी मदद के लिए आ गया। दोस्तों बल्ख से 4 मील के फासले पर दोनों फ़ौजों का मुकाबला हुआ। ये एक इंतहाई हौलनाक जंग थी। आम मुहावरे के मुताबिक खून की नदियाँ बहने लगीं और सर कट कट कर गिरने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी का भाई नसर, जो इस वक्त जरजान का हाकम था, फ़ौज के हौसले बढ़ा रहा था और महमूद गजनवी अपने भाई की मदद के लिए वहाँ मौजूद था। ये एक ऐसी खून रेज़ और ज़बरदस्त जंग थी कि जिसके आगाज़ में ये अंदाज़ा लगाना भी मुमकिन न रहा था कि किसे फ़तह हासिल होगी या दोनों फ़ौजें ही कट कर मरेंगी। इसी जंग की एक अहम बात यह थी कि ये तुर्कों से तुर्कों का मुकाबला था। लोहा लोहे से टकरा रहा था, दोनों तरफ के तुर्क कट रहे थे। जंग के बारे में कोई फौरी अंदाज़ा न लगाया जा सकता था कि फ़ैसला किसके हक़ में होगा। ताहम जब जंग ने तूल खींचा तो अहल खान का पल्ला भारी नज़र आने लगा। कहते हैं महमूद गजनवी सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहा था। जब इसने जंग में फ़तह का झुकाव अपने हरीफ की तरफ देखा तो मैदान जंग में अपना सर बारगाह खुदाबंदी में झुकाकर गिड़गिड़ाने लगा। इसकी दुआ पूरी हुई, इसे नई हिम्मत हासिल हुई जिसकी इस लम्हे इसे सख्त ज़रूरत थी। महमूद गजनवी ने घोड़ा छोड़ा और एक हाथी पर सवार हुआ। इसने अहल खान के कल्ब की तरफ अपनी फ़ौज को हमला करने के लिए खुद रहनुमाई की। बफरे हुए हाथी ने अहल खान का अलम उठाने वाले को अपनी सूंड में लपेटा और सिपाहियों पर पल पड़ा। इन्हें रौंदता चला गया। अहल खान के फौजी इस मस्त हाथी इस पर सवार महमूद गजनवी और उसके सिपाहियों के हौसले के आगे कमज़ोर पड़े और पीछे हटने लगे, जिससे अहल खान की फ़ौज के कल्ब में शगाफ पैदा हो गया। सिपाहियों की एक बड़ी तादाद कुचली और रौंदी गई। दुश्मन की फ़ौज का वस्त हिला तो महमूद गजनवी की फ़ौज के दूसरे सिपाहियों के हौसले भी बढ़े। अहल खान ने जो मंजर देखा वो उसके हौसले पस्त करने के लिए काफ़ी था। इसकी फ़ौज का दायां और बायां दोनों बाजू तितर बितर होने लगे। जंग का पांसा इनके खिलाफ पलट चुका था। दोस्तों अहल खान और इसका हलीफ कदर खान मैदान जंग के सालम को देखकर मैदान जंग से भाग निकलने पर मजबूर हो गए। अब मैदान में ठहरने का नतीजा इनकी मौत की शक्ल में भी निकल सकता था। वो दरियाए जेहू को अबूर करके अपनी सल्तनत में दाखिल हुए। इनकी फ़ौज के हौसले पहले ही पस्त हो चुके थे। अपने हुक्मरान और सिपा सालारों को भागते देखा तो इनमें भी जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। जिसका जिस तरफ मुंह उठा भाग निकला। यूँ इस भगदड़ में निस्फ से ज़्यादा फ़ौज मारी गई। दोस्तों महमूद गजनवी के अज़्म सख्त जाने के किस्से तो बहुत आम हैं, लेकिन इसके हिस्से लड़ाका का जिक्र बहुत कम किया जाता है। ये वाक़या जो अहल खान और कदर खान के साथ मुकाबले और अहल खान की शख्सियत से ताल्लुक़ रखता है, महमूद गजनवी की शख्सियत की भरपूर अंदाज में तर्जमानी करता है। दोस्तों अहल खान कदर खान भागे तो फ़ौज भी भागी। निस्फ के लगभग महमूद गजनवी की फ़ौज के हाथों हलाक हुई। शदीद सर्दी का मौसम था। महमूद गजनवी को उसके बाज़ करीबी सालारों ने मशवरा दिया कि वो शिकस्त खोरदा फ़ौज के ताक़ुब का इरादा मुलतवी कर दे। महमूद गजनवी ने मशवरा कबूल न किया और भागने वालों के ताक़ुब में चल निकला। कहते हैं कि सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहा। तीसरी रात गजनवी फ़ौज एक ऐसे मैदान में पहुंची जहां गज़ब की सर्दी के साथ साथ बर्फ़बारी भी हो रही थी। रात का वक्त था, इसलिए महमूद गजनवी के लिए एक खैमा खड़ा करके इसमें अंगीठियाँ जलवा दी। जब खैमे में खूब गर्मी होगी तो महमूद गजनवी ने अपने एक दरबारी से कहा, जाओ बाहर जाकर सर्दी से कह दो कि तुमने तो बड़ा ज़ोर लगाया कि सुल्तान परेशान हो जाए, लेकिन तुम सुल्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी हो। वो दरबारी खैमा से बाहर चला गया। वो बड़ा ज़हीन और ज़रीफ़ वाक़या हुआ था। वापस आकर बोला, सुल्तान आली मकाम, मैंने सर्दी को आपका पैगाम तो दिया। सर्दी ने कहा कि मैं वाकई इतराफ़ करती हूँ कि मेरा हाथ सुल्तान तक नहीं पहुँच सकता, ताहम मैं सुल्तान के सिपाहियों तक तो रसाई रखती हूँ। सुबह वो सर्दी से इस हाल में होंगे कि सुल्तान की खिदमत के काबिल न रहेंगे। महमूद गजनवी ने मज़ाक में पोशीदा बात को फ़ौरन भांप लिया। इसने अपनी ज़िद छोड़ दी और ताक़ुब मुलतवी कर दिया, क्योंकि इस शदीद सर्दी में वाकई इसके सिपाहियों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। दोस्तों सुल्तान महमूद गजनवी चाहता था कि इसके आसपास का माहौल ऐसा हो कि सल्तनत गज़नी मजबूत व मुस्तहकम हो और कोई हरीफ ताकत मौजूद ना हो जो किसी भी वक्त सल्तनत गज़नी के लिए ख़तरा बन सके। हरात और गौर के दरमियान गौर एक पहाड़ी इलाका है जिसका सदर मकाम कोहे फ़िरोज़ा था। यहाँ मोहम्मद बिन सूरी ने अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। दोस्तों यहीं पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मोहम्मद बिन सूरी के साथ की गई लड़ाई जो सुल्तान महमूद गजनवी ने लड़ी थी, उसका जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।